चलो आज आपको ये बताते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या ये सक्सेस में सच में हेल्पफुल है या नहीं। ओके, चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है। हम जिसको नहीं पता, हम ये बुक के 5 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बुक का नाम है पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल एंड प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगे, सो गो एंड चेक आउट। तो ये चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है पावर ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सबसे पहले वी नो द सेइंग द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। हमें ये पता है कि जो कॉन्स्टेंट चीज़ है इस ब्रह्मांड में वो है चेंज, क्योंकि चेंज कंटिन्यूसली होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इज इनएविटेबल बट वी स्टिल रेसिस्ट चेंजिंग। चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, पर फिर भी हम बदलने से डरते हैं। द सेम स्टैंड ट्रू फॉर द reluctance टू डू समथिंग डिफरेंटली। द रीजन ऑफ दिस reluctance इज फियर ऑफ फेलियर। हम चेंज को रोकते हैं, चेंज ना होने की ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे डर होता है फेल होने का। अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो कहीं हम फेल ना हो जाएं। एज पर विकीपीडिया, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स इज अ मेटाफर टू थिंक डिफरेंटली अनकन्वेंशनली टू फॉर्म अ न्यू पर्सपेक्टिव। विकीपीडिया के अकॉर्डिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का जो बेसिक मतलब है वो है एक अनकन्वेंशनली सोचना। जैसे 100 लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं इस तरफ, तो एक अनकन्वेंशनल पर्सन जो आएगा, डिफरेंट सोच वाला, वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। वो होता है डिफरेंट थिंकिंग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को लेकर। दिस फ्रेज ऑफन रेफर टू नोबल और क्रिएटिव थिंकिंग। इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, बोल सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग भी और नोबल थिंकिंग, क्योंकि अगर 100 लोग इस तरफ जा रहे हैं और एक इस तरफ जा रहा है, इसके लिए भी इट नीड हेल लॉट ऑफ करेज इस तरफ जाने के लिए। सम पीपल कॉल लेटरल थिंकिंग एज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। लेट मी शेयर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस हैव हैपेंड इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। तो अब आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल्स बताएंगे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल लेवल पर कैसे सक्सेस में हेल्प करते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। पहला एग्जाम्पल है हाउ थिंकिंग डिफरेंटली लीड टू सक्सेस। अब ये एक एथलीट का एग्जाम्पल है। इसका नाम था डिक फॉसबरी। डिक फॉसबरी एक एथलीट था जिसने कि जब आप जंपिंग करते हो तो जंपिंग के दौरान आप किस तरह से जंप करते हो ये एक बड़ा ही मैटर करता है आपका ओलंपिक्स जब आप खेलते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये 90s के टाइम में 1968 के आसपास की बात है। तो उस समय इन्होंने अपना एक नया तरीका ढूंढा था जिससे कि ये छलांग लगाएं, ठीक है। तो ये नया तरीका जो इन्होंने ढूंढा था वो एकदम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का पहले के तरीक़ों से, ठीक है। क्योंकि पहले के जो लोग थे जिन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता था उस जंपिंग में, वो नॉर्मल छलांग लगाते थे। लेकिन इन्होंने एक अलग तरीका खोजा जो कि शुरू में बोर्ड मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये उसको ट्राई करते रहे और आज के टाइम में वो तरीका इतना पॉपुलर हो गया कि आज वो जंपिंग में सिर्फ वही तरीका यूज़ होता है। तो उस समय इनकी सक्सेस का राज था कि ये इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचा और उस तरह से अपना नया तरीका आजमाया। इस तरीके को भी आज के टाइम में डिक फॉसबरी जंप ही बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है एक कंपनी का, एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का, ठीक है। तो क्या होता था कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई थी। उसमें प्रॉब्लम ये आने लग गई थी कि जो कई बार ऐसा होता है कि कोलगेट का जो पैक होता है, एक तो कोलगेट का पैक होता है जिसके अंदर कोलगेट पेस्ट होती है, कोलगेट बोल रहा हूँ मैं, पेस्ट होती है जिसके अंदर, ठीक है। और एक उसके ऊपर वो गत्ता चढ़ा होता है जिस पर क्या बोलते हैं उसको, एक तो नॉर्मल बॉक्स होता है जिसको ऐसे दबा के हम पेस्ट निकालते हैं, और एक उसके ऊपर जब नहीं लेते हैं तो एक और पैक होता है, ठीक है। तो क्या होता था कि कई बार वो पैक खाली निकल जाते थे। तो इस पर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंजीनियर को हायर किया, 80 लाख रुपए देकर उसने इसका कोई तरीका निकाला। लेकिन बाद में, कुछ टाइम बाद में, जब सीईओ, उस कंपनी के सीईओ घूम रहे थे अपनी फैक्ट्री में, तो उन्होंने देखा कि मजदूरों ने पंखा लगा रखा है। तो उनसे पूछा गया जब कि पंखा क्यों लगा रखा है तुमने, तो कहते हैं कि कई बार ना हमारे यहाँ पर खाली पैक होते हैं जो वो फिर भी स्टिल खाली रह जाते हैं, तो हमने पंखा लगा रखा है क्योंकि हवा से भरे हुए जो पैक होंगे वो तो स्टिल पड़े रहेंगे, जो खाली होंगे वो इस तरफ गिरते रहेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तब सीईओ को समझ आया कि काश ये बात मैं पहले इनसे डिस्कस कर लेता तो मेरे 80 लाख रुपए बच जाते। तो ये थी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तीसरी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स आपने नाम सुना होगा, इंडिया का खुद का ब्रांड है। तो ये एकदम इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन पाया, ठीक है। तो ये इसका इतना बड़ा ब्रांड बनने के रीज़न पीछे ये है कि उस टाइम में ना लोग
जो बैल होता है उसके सींगों पर कलर किया करते थे, है ना। तो कलर करने के कारण पहले के टाइम में क्या होता था कि जो छोटे पैक आते हैं आज के टाइम में 100 ml 200 ml वो नहीं आते थे कलर के। तो जब इनके फाउंडर जो थे, इनके फाउंडर का आई थिंक नाम दे रखा है मे बी, हाँ इनका नाम है चंपकलाल एच चौकसी, ठीक है। वन ऑफ द फाउंडर है ये, शायद कौन फाउंडर है मेरे को लगता है, हाँ ठीक है। तो ये ना इंडिया में भ्रमण कर रहे थे उस समय। तो इन्होंने देखा कि लोगों को बड़े 1-1 किलो के या 1-1 केजी, किलो नहीं, 1-1 लीटर के 2-2 लीटर के 5-5 लीटर के पैक लेने पड़ते थे सींगों पर कलर करने के लिए। तो बाद में वो फिर घरों पर कर लेते थे, उसका मतलब यूज़ सिर्फ उतना ही था। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे पैक्स बनवाए नए 100 ml के, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब लोगों को पता चला कि ये एक चीज़ है तो वो उतनी ही चीज़ खरीदते थे जितने सींग कवर हो पाए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एशियन पेंट्स का नाम मार्केट में चलने लग गया और धीरे धीरे उन्होंने पूरी कलर की मार्केट को ग्रैब कर लिया। तो ये 3 चीज़ें थी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया कैन नॉट कम बाय लॉजिकली थिंकिंग इन स्ट्रेट लाइन। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिल सकती आपको जिगजैगली करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई हो। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम पावर ऑफ प्रिजर्वेंस की, सस्टेनेबिलिटी की पावर क्या होती है, जो चैप्टर 7 है। तो टिल देन बाय बाय, सी यू।